तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यूपीएससी की मुख्य परीक्षा 2022 में प्रश्न पत्र 1 से है ना। और ये प्रश्न जो है आपके आधुनिक भारत इतिहास खंड से है। और आमतौर पर ऐसे प्रश्न प्रथम दृष्टया पहली बार जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस प्रश्न में हमें तथ्य के माध्यम से आगे बढ़ना है ना। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिए कि खास तौर से जब आप यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप कुछ एक तथ्यों की सहायता से भी एक बेहतर आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न को देखिए आप। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन। ठीक है, इस प्रश्न का एक खंड ये है, राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा खंड आप हाईलाइट करिए 19वीं शताब्दी। और तीसरी बात क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो इन तीन बातों पे हम ध्यान रखते हैं कि क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तीन मुद्दे हैं। पहली बात आप इसमें समझिए टाइमलाइन। और टाइमलाइन क्या है? तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है 19वीं शताब्दी का मध्य। 19वीं शताब्दी का मध्य कौन सा समय होगा? 19वीं शताब्दी का मध्य जब हम इसकी बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी का मध्य, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं 1850 के दशक की बात कर रहे हैं या इसके बाद की घटनाओं की बात कर रहे हैं। 1850 के दशक या इसके बाद की घटनाओं के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही साथ जब प्रश्न में यह बात कही गई है कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की बात की जा रही है इसका मतलब इसके उत्तर को लिखते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको हमें रिलेट करना होगा वर्तमान समय से। और वर्तमान समय से रिलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि टिल डेट की हम बात कर रहे हैं, आसपास की घटनाओं से, है ना। जैसे मान लीजिए कि झारखंड, ठीक है, नए राज्य के पुनर्गठन, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के पुनर्गठन तक आप आ सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना। तो इस तरह से आप वर्तमान समय तक इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पहली बात आपने समझ ली 19वीं सदी। यहाँ पे उत्तर लिखते समय बहुत बार जल्दबाजी में हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाते। 19वीं शताब्दी का मध्य जब भी ये कहा जाए, अगर हम 1801 की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 19वीं शताब्दी का मतलब मध्य मतलब हो गया 1850 का दशक और उसके बाद। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे हम इस क्वेश्चन की मूलभूत मांग को समझ सकें। आप इस बात को समझिए कि पहली बार जब इस प्रश्न को देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत सारे राज्य के गठन, उनके गठन के वर्ष और उन ईयर्स को लिखते हुए हमें आंसर लिखना है। ये उत्तर लिखने का एक तरीका हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तथ्यात्मक होगा। और खासतौर से ऐसे उत्तर, ये प्रश्न आप परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद इसका उत्तर और एक बेहतर मॉडल आंसर आप तैयार करते हैं। आमतौर पे एक विद्यार्थी को इतने सारे फैक्ट्स पता भी नहीं होते, 2 4 5 कुछ एक फैक्ट्स आपको पता होंगे और उन फैक्ट्स के सहारे आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न की प्रकृति को, कहां से, किस फेज से इस प्रश्न को पूछा गया है और कौन कौन सी बातें इसमें शामिल करनी है, एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो समझो इस बात को, भारत में ब्रिटिश शासन की जब हम बात करते हैं, जब हम भारत में ब्रिटिश शासन की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासन जो है ये कैसा शासन है? भारत में ब्रिटिश शासन एक औपनिवेशिक शासन है ना। और ये औपनिवेशिक शासन भारत में कब से कब तक रहा? तो हम सब जानते हैं कि भारत में जो अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई 16वीं 1600 में, है ना। ये व्यापारी के रूप में आए भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई? व्यापारी के रूप में आई, ट्रेडर्स के रूप में आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो पहली कह सकते हो कि इनकी एक मुख्य उपलब्धि है वो हासिल होती है 1757 में, जिसे हम प्लासी का युद्ध भी कहते हैं, 1764 में जिसे हम बक्सर का युद्ध भी कहते हैं, और 1765 जो है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को पहली बार एक खास तरह का प्रशासनिक अधिकार मिलता है और वो प्रशासनिक अधिकार है दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो 1757, 64 और 65 ये वो वर्ष हैं। ठीक है, ये कौन सी सदी है? ये 18वीं सदी है। प्रश्न में क्या पूछा गया? 19वीं सदी। तो ये 18वीं सदी का मध्य है। तो ये वो वर्ष हैं जिसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को बदल दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारी थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी अब भी व्यापारी बनी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के साथ साथ अब प्रशासक की भी भूमिका में आ गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कैसा अधिकार आ गया, राजस्व वसूलने का अधिकार आ गया। ठीक है, तो जब आपके पास प्रशासनिक अधिकार आ जाते हैं तो आप अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के लिए प्रशासन की एक ढांचा या व्यवस्था को तैयार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वाभाविक है कि ऐसा ही किया होगा, प्रशासन की एक व्यवस्था या ढांचा को तैयार किया होगा। और भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी है जो अंग्रेजों के कंट्रोल में रही, वो कौन सी प्रेसिडेंसी है, तो बंगाल है। हम जानते हैं कि कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी जो महत्वपूर्ण थी, तो एक बंगाल, दूसरा हो गया मद्रास, और तीसरा क्या हो गया, बॉम्बे। और जब हम प्रेसिडेंसीज की बात करते हैं, इसका मतलब हम ऐसे केंद्रों की बात कर रहे हैं जहां से प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख हो रही है। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ऐसे ही केंद्र थे जहां से प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी होती थी और देखरेख होती थी। यह व्यवस्था आगे बढ़ती रही। ठीक है, ब्रिटिश शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन की स्थापना की, साथ ही साथ उसका विस्तार किया, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चली रही। इसमें कई देशी राज्यों के साथ इनका संघर्ष होता है और अपने क्षेत्र का ये विस्तार करते हैं, है ना। हम क्या देखते हैं कि आगे चलकर वर्ष 1857 में एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से, है ना। और सिपाही विद्रोह के बाद वर्ष 1858 में अधिनियम आता है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, और इस अधिनियम ने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसकी पूरी रूपरेखा को बदल दिया। और यहाँ पे पूरी रूपरेखा को बदलने का तात्पर्य यह है कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन न होकर अब भारत में प्रत्यक्ष शासन हो गया, प्रत्यक्ष शासन हो गया। और ये शासन, प्रत्यक्ष शासन किसका हो गया, तो ये हो गया ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन 1858 के बाद हो गया। इसका मतलब 1600 से 1757 के फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी की भूमिका में है। 1757 से लेकर 1858 के पूर्व तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के साथ साथ प्रशासनिक भूमिका में भी है। ठीक है, और ये वो चरण है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, का शासन तो है, क्राउन का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। और 1858 के बाद किसका नियंत्रण आ जाता है, क्राउन का नियंत्रण आ जाता है। और ये नियंत्रण कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। यही वो खंड है जहां से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस ईयर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1858 1858 का जो अधिनियम है, यहां से क्या महत्वपूर्ण बदलाव होता है। ठीक है, तो 1858 के अधिनियम से महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि ब्रिटिश सत्ता का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश सत्ता का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है, ब्रिटिश सत्ता का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है। और यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं राज्यों के दो भेद, है ना। और वो राज्यों के दो भेद या वर्गीकरण कौन से हैं, तो राज्यों का जो पहला वर्गीकरण या पहला भेद है वो है ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स का, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश राज्य या ब्रितानी भारतीय राज्य, ब्रिटिश भारतीय राज्य, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ब्रितानी भारतीय राज्यों का। दूसरा जो भेद है वो है देशी राज्यों का। दूसरा भेद किसका है, देशी राज्यों का। तो पहले तो यहाँ पे राज्यों की दो श्रेणियां हमें दिखती है, ब्रितानी राज्य और देशी राज्य। यहां पर ये ऐसे राज्य हैं जिन पर ब्रिटिश सत्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया है, यानी कि जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। देशी राज्यों ने अंग्रेजों की अधीनता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अभी भी ये ब्रिटिश सत्ता के आभासी नियंत्रण में है। ठीक है, तो ये वो चरण है जिसको हम देखते हैं। राज्यों के दो कैटेगरीज हो गए, दो भेद हो गए। साथ ही साथ अब आपको यह समझना है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद से, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के लिए अनेकों नीतियों का प्रयोग किया गया, अनेकों नीतियों का प्रयोग किया गया। इन नीतियों का उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न जो है वो राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन है ना। तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन में इन नीतियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो विभिन्न नीतियां यूज की गई, है ना। और वो नीतियां क्या है, तो देखो 1757 के बाद के चरण में अगर आप देखना शुरू करते हो, और 1858 के पहले, है ना, और दूसरा 1858 के बाद 1947, तो हमारा प्रश्न जो है
वो खास तौर से इस भाग से पूछा गया है 1858 से 1947। इसका जिक्र मैं कर दे रहा हूं जिसके कि आपकी एक पूरी समझ बन जाए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 1757 से 1858 के बीच में जो नीति यूज की गई वो एक बड़ी ही प्रसिद्ध नीति है, आप सब जानते होंगे, वो है घेरे की नीति। घेरे की नीति, घेरे की नीति। घेरे की नीति को किसने लागू किया था? तो आप सब जानते होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। ठीक है, घेरे की नीति को। घेरे की नीति क्या होती है आमतौर पर? तो कोई क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजों के लिए, जैसे बंगाल। बंगाल की आर्थिक महत्ता से हम इनकार नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो बंगाल का जो क्षेत्र है ना, बंगाल क्षेत्र में अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जो फ्रंटियर्स हैं, है ना, जो आसपास के क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनको बफर जोन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, यही नीति घेरे की नीति कहलाती है। तो घेरे की नीति का इस्तेमाल किया गया अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, विस्तार के लिए। इसी तरह से सहायक संधि की नीति है, सहायक संधि की नीति ये भी यूज की गई, सहायक संधि की नीति। और सहायक संधि की नीति के तहत 100 से भी ज्यादा बड़े और छोटे राज्य जो है इनको सम्मिलित किया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। तो ये भी स्पष्ट है कि ये भी क्या है, राज्यों के प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन की ही एक व्यवस्था है। तो घेरे की नीति रही। वेलेस्ली इस नीति को लेकर आता है, लॉर्ड वेलेस्ली। और बाद में डलहौजी के आने के बाद एक जो दूसरी नीति है जो बड़ी ही फेमस रही है, जिसे हम व्यापगत की नीति भी कहते हैं। आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि अगर किसी राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसे ही हम व्यापगत की नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो ऐसी नीतियां लेके ब्रिटिश शासन राज्य आई और उसके बाद सैकड़ों राज्यों को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्संरचना को निर्धारित किया, जिसके मूल में ये सारी नीतियां थी। लेकिन 1858 के अधिनियम के आ जाने के बाद इन नीतियों में बदलाव किया गया और कहा गया कि पूर्व की नीतियों को क्या किया जा रहा है, हम छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कारण इसका क्या था कि पूर्व की नीतियों ने असंतुष्टि पैदा की थी और उस असंतुष्टि का बहुत बड़ा रोल था 1857 के विद्रोह को और भी ज्यादा व्यापक बनाने में। तो पूर्व की नीतियों को रोक दिया गया। ठीक है, इसके पहले इसी चरण में एक और नीति है जिसको हम अधीनस्थ अलगाव की नीति भी कहते हैं। अधीनस्थ अलगाव की नीति ये एक ऐसी नीति थी जिसके केंद्र बिंदु में यह बात निहित थी कि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन भी कर लेगी और इस प्रकार से अधीन करेगी कि विभिन्न राज्यों के बीच एकता की स्थापना ना हो पाए। ठीक है, इस तरह की एक नीति थी। तो इन सभी नीतियों का त्याग कर दिया गया 1858 के अधिनियम से और अब राज्यों और प्रदेशों के राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन करना है। ठीक है, तो उसका आधार कौन सी नीतियां होंगी? तो अब उसकी आधार की नीति थी जिस नीति को हम नाम से जानते हैं अधीनस्थ संघ की नीति, जिसका अस्तित्व 1857-58 से लेकर 1935 तक रहा है। तो अब जो इस बीच में नई नीति आती है वो क्या आती है? अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति। इसी तरह से एक और नीति का उल्लेख आता है जिसे हम जानते हैं समान संघ की नीति। ठीक है, जो 1935 के अधिनियम से आता है। यह अलग बात है कि इसको कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका अधीनस्थ संघ की नीति को। तो अपने उत्तर के एक भाग में आप इन नीतियों का उल्लेख जरूर करेंगे। आप ये बताएंगे कि राज्यों का जो प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन हुआ 1850 के बाद, 19वीं सदी के मध्य के दशक के बाद, उसमें कुछ नीतियों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, और इन नीतियों ने काम किया है आधार का। तो इस बात का जिक्र करना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात की चर्चा हम जो कर सकते हैं, जैसा कि आप इस बात को हर आंसर में देखेंगे, मैं बताऊंगा कि आंसर को जितना ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे अलग अलग डायमेंशन से, आपके अच्छे अंक पाने की संभावना उतनी ही बेहतर हो जाएगी, बजाय कि किसी एक ही पक्ष को लेकर शुरू से उत्तर तक आंसर लिखना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। और मुख्य परीक्षा के जो भी प्रश्न है उनको उनके उत्तर बड़े ही डायनेमिक होते हैं और अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं। आप मेरी राय से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पे जोर देता हूं कि तथ्यों का प्रयोग कम से कम करते हुए अपने उत्तर में जितने ज्यादा
नए आयामों को आप सम्मिलित कर सकते हैं, उन्हें सम्मिलित करें। तो विभिन्न नीतियों का आपने उल्लेख कर दिया। अब नीतियों के बाद आप खुद देखो कि जब अपने आधुनिक भारत के इतिहास को अपने कक्षा कार्यक्रम में पढ़ा था, तो ऐसे कौन कौन से रेफरेंसेस या संदर्भ बिंदु हैं जिनका इस्तेमाल आप उत्तर लेखन में कर सकते हैं। तो किसी भी उत्तर में आपने जो जनरल स्टडीज की क्लासेस में पढ़ रखा है, अगर उन पॉइंट्स में से कुछ संदर्भ बिंदुओं को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रिलेट कर पा रहे हैं और लाकर लिख रहे हैं, तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है आंसर लिखने का। खासतौर से यही तरीका ऐसे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से हमें ध्यान आता है कि भाई एक मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो मुद्दा क्या है? बंगाल के विभाजन का मुद्दा। बंगाल के विभाजन का मुद्दा, तो निश्चित है कि इस मुद्दे का भी उल्लेख हमें करना होगा, बंगाल के विभाजन का मुद्दा। और हम ये बताएंगे कि जो बंगाल के विभाजन का मुद्दा है, ठीक है, 1905 में, ऑब्वियस ये राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन का मुद्दा है। तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया, इसके क्या कारण बताए उन्होंने? तो आप देखते हो कि बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेज जो कारण बताते हैं, वो कारण क्या है? वो कहते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, एक बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित कराने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, भारतीयों को एक बेहतर प्रशासन मिल सके, इसलिए हम कर रहे हैं बंगाल का विभाजन। ये अनाउंस किया, ये घोषित किया, ठीक है। तो घोषित उद्देश्य तो कुछ और है अंग्रेजों का, वास्तविक उद्देश्य क्या है बंगाल के विभाजन के पीछे? बंगाल के विभाजन के पीछे वास्तविक उद्देश्य था, बंगाल सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी भी थी, बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले होना शुरू हुआ, बंगाल में राष्ट्रवाद की जो भावना है ये सुदृढ़ होती चली जा रही थी, और बंगाल से ही औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध एक चेतना विकसित हो रही थी। और अंग्रेज इस बात से डर रहे थे क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, और बंगाल सभी प्रकार की, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो या राष्ट्रवाद से संबंधित गतिविधियां हो, हर प्रकार की गतिविधियों के लिए एक एपिसेंटर, अधिकेंद्र बना हुआ था। तो बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना मुख्य ध्येय था, और घोषित उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुविधा। तो यहां से एक बात आप ध्यान रखिए कि औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की जब बात की जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर को दो हिस्से में लिखना है, 1850 से 1947, और दूसरा 1947 से लेकर वर्तमान तक। तो ये मुद्दे को, ये बात को आप अपने उत्तर में जरूर निहित करें कि 1850 से लेकर 1947 के बीच में ये औपनिवेशिक भारत है, और औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन के पीछे औपनिवेशिक मानसिकता कार्यरत है। और वो औपनिवेशिक मानसिकता का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है भारत में शोषण को और बेहतर बनाना, भारत से अधिक आर्थिक लाभ को प्राप्त करना, भारत में औपनिवेशिक शासन को और भी ज्यादा स्थायित्व प्रदान करना, है ना। यानी कि भारत में जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन के निर्णय औपनिवेशिक काल में लिए गए, वो भारतीयों के हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं थे। उसमें किसका हित निहित था? औपनिवेशिक हित निहित था। ये बात का उल्लेख हम जरूर करेंगे। वहीं जब 1947 के बाद हम आते हैं, स्वतंत्र भारत में आते हैं, तो यहां पे राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन के पीछे निहित जो सबसे मूल भावना है, वो भारत के जो भारत का जो संघ है ना, इसको सुदृढ़ रखने की भावना है, भारतीयों के हित की भावना है, भारतीयों के बीच जो एक बॉन्ड है, भाईचारा का भावना है, उनके बीच जो एकता है, इसको बनाए रखने की भावना निहित है। तो इस बिंदु का भी उल्लेख हमें उत्तर में करना है, जिसका एग्जाम्पल आपको सीधा दिख रहा है, उदाहरण बंगाल के विभाजन के दौरान, है ना। हालांकि इस बंगाल के विभाजन का बहुत विरोध हुआ, और इसके विरोध में एक बंगाल विरोधी आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ समय बाद 1911-12 का जो चरण है, वहां पे आप देखते हैं कि फिर से, है ना, बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, ये सब पहले एक ही राज्य के हिस्से थे। आगे चल के हम देखते हैं कि इन सबको अलग अलग किया गया। तो देखो, ये भी मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन औपनिवेशिक काल में एक महत्वपूर्ण रखता। तो एक डायमेंशन आपने बंगाल के विभाजन से बता दिया, ठीक है। और भी अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप मराठा राज्य के बारे में बता सकते हो, सिख राज्य के बारे में बता सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा हम लिख नहीं पाएंगे, संभव नहीं है हमारे लिए। और वैसे भी जनरल स्टडीज का पेपर है, तो जनरल स्टडीज का पेपर टैकल करते हुए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमने जो कुछ भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीएस में पढ़ा है, उसको हम इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकें। तो अब इसमें और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं?
जो इंपॉर्टेंट है, जो एक और नए डायमेंशन को ऐड कर देगा, तो आप बता सकते हैं कि साथ ही साथ क्या हो रहा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी प्रगति पे थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद ये लगातार स्वतंत्रता आंदोलन भी प्रगति पे थी। और इस स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट। इसके बारे में भी आप उल्लेख करें, है ना। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन आया, साइमन को रिपोर्ट तैयार करना था, ठीक है, जिससे भारत में जो भविष्य क्या होगा इसकी रूपरेखा निर्धारित होनी थी। फिर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारतीयों ने अपना पक्ष रखा, अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया नेहरू रिपोर्ट के थ्रू। और उस नेहरू रिपोर्ट में राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की जो बात की गई, तो भारत के लिए जिस व्यवस्था की बात की गई नेहरू रिपोर्ट में, वो व्यवस्था कैसी थी, तो भारत के लिए जिस व्यवस्था की बात नेहरू रिपोर्ट ने की वो थी संघ, जो संघीय सरकार के ढांचे को एक हमने बताया कि कैसा ढांचा होना चाहिए, राज्य का एक संघीय ढांचा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास रहनी चाहिए, केंद्र के पास रहनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन में नेहरू रिपोर्ट ये बताना चाहता है कि केंद्र की सशक्त स्थिति होगी, केंद्र की मजबूत स्थिति होगी। तो केंद्र की मजबूत स्थिति की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट में, है ना, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस की भी बात की गई थी भाषाई आधार पर। स्वतंत्रता के बाद ये मांग जोर भी पकड़ेगी, है ना, तो इस मुद्दे का भी जिक्र करना जरूरी है, नेहरू रिपोर्ट का हमने जिक्र करना जरूरी है। इसके बाद और किन नए डायमेंशंस को हम अपने आंसर में जोड़ सकते हैं, तो और क्या वो डायमेंशन हो सकते हैं, समझो। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में, और ये कब तक चलता है, 1945 में। और हमें पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, इस समय बहुत ही एक कह सकते हो कि एक बेहतर रूप ले चुका था, है ना, और अपने पीक पे था, शीर्ष पर था स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो इस समय अंग्रेजी सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जाए। तो भारतीयों के सहयोग और समर्थन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन का लगातार चलना, हमारी भारतीयों की मांगों का लगातार ब्रिटिश के समक्ष रखा जाना एक गतिरोध की स्थिति को दर्शाता है। तो इस पूरे के पूरे चरण में दो प्रकार के गतिरोध बने हुए थे। एक गतिरोध जो था वो था ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में। दूसरा जो महत्वपूर्ण गतिरोध था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बीच में। खास तौर से हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो है मुस्लिम लीग, है ना। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या होगा कि ब्रिटिश शासन और भारतीय दोनों के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध है इसको दूर किया जाए। और इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक के बाद एक ऑफर्स, प्रस्ताव हमारे सामने रखे। उनमें से अनेक प्रस्तावों को हमने अस्वीकृत कर दिया, और उन प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि उसमें कोई गंभीर कह सकते हो कोई गंभीर रवैया नहीं अपनाया अंग्रेजी सरकार ने भारतीय मांगों को एड्रेस करने के लिए। तो प्रस्ताव आए और एक के बाद एक अस्वीकृत होते चले गए। लेकिन उन विभिन्न प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ऐसा है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रस्ताव को भी एक पहलू के रूप में आप अपने आंसर में उल्लेख कर सकते हैं, वो है कैबिनेट प्रस्ताव 1946। कैबिनेट प्रस्ताव जो है 1946, इसमें प्रशासन के एक त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई थी, 3 टियर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई थी, प्रशासन के त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई थी। और साथ ही साथ इसमें राज्यों के समूहीकरण की भी बात की गई थी, जिसमें समूह क के राज्य, ख के राज्य, ग के राज्य और घ के राज्य, इस तरह से राज्यों का एक समूहीकरण भी किया गया था, जो स्पष्ट है कि राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की ही एक व्यवस्था थी, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका उल्लेख हम कर सकते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव का। तो औपनिवेशिक भारत में राज्यों के प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन के लिए जो गंभीर प्रयास हुए, उन प्रयासों में किन नीतियों का योगदान है, कौन कौन से महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट हैं, इन सब का उल्लेख हमने कर दिया। तो एक छोटा सा परिचय आप अपने उत्तर में लिखेंगे, और आंसर का जो मुख्य भाग होगा उस मुख्य भाग में एक हिस्सा में आप ये बताएंगे कि जो 19वीं सदी के मध्य से लेकर 1947 तक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इनको आप बताओगे। उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखिए कि अगर आप स्केच या डायग्राम यूज कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा बेहतर मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है वो मूल रूप से
इतने बड़े विषय को समाहित करते हैं 250 शब्दों में, लिखना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो जब हम एक बेहतर ग्राफ या स्केच का यूज करते हैं तो हम एग्जामिनर को ये मैसेज देने में सफल हो जाते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो प्रगति हुई है उसकी जानकारी हमें है, और ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है जिससे आपके बेहतर मार्क्स पाने की संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरा चरण जो है वो है 1947 के बाद आज तक। अब आप खुद सोचिए कि मुख्य भाग में से एक भाग में आपने ये लिखा, अब दूसरे भाग में अगर हर राज्य के बनने का वर्ष और डिटेल हम लिखते चले जाएंगे तो हमारा आंसर नहीं बल्कि फैक्ट्स का कह सकते हो कि एक कलेक्शन हो जाएगा। तो उससे हमें बचना है। हमें ज्यादातर क्या हम इसमें लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि 1947 में भारत आजाद हो गया और अब ये औपनिवेशिक भारत नहीं है। ये कैसा भारत है? स्वतंत्र भारत। तो राज्यों के प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन की व्यवस्था क्या हो, इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को अपनी सिफारिशें देनी थी कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इस बात की मांग की गई थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो वो मांग इस समय भी एक महत्वपूर्ण रूप ग्रहण कर लेगी, तो वो मांग तो है ही है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसके अलावा अन्य आयोगों का भी गठन किया गया। आप चाहें तो एक दो नाम भी लिख सकते हैं, है ना। अब इन आयोगों का गठन किया गया। इन आयोगों ने जो बातें कही उनमें सामान्य बात क्या थी, वही सामान्य बात का आप चाहो तो जिक्र कर सकते हो। किन बातों का ध्यान रखना है राज्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन में? तो एक संतुलित दृष्टिकोण। और वो संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है? वो संतुलित दृष्टिकोण ये हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में राज्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भारत है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, संघ है ना, इसके ढांचे को, बहुसंस्कृतिवाद है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, तो इस ढांचे को कहीं से भी कोई चोट ना पहुंचे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ा होगा? इसके लिए हमें वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे असंतुष्टि कम हो और राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़े। यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है उसमें भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एथनिक बेसिस पे भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके लिए प्रशासनिक, है ना, दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से भी राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट्स बने हैं, तेलंगाना वगैरह, ये राजनीतिक प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इनका गठन किया गया है। और साथ ही साथ हम ये बात भारत की धर्मनिरपेक्षता है, कह सकते हो भारत के लोकतांत्रिक शासन की ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो जनजातीय जुड़ाव हैं इनको भी विशेष महत्व दिया गया। जैसे नागालैंड राज्य के गठन में हम जनजातीय जुड़ाव के मुद्दे को देख सकते हैं, है ना। तो एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया। और आजादी के बाद जो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही चुनौती थी, राज्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की, क्योंकि 570 से अधिक देशी राज्य थे हमारे यहाँ। तो उन सभी राज्यों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाए एक बेहतर व्यवस्था के अंतर्गत, यह सबसे गंभीर चुनौती थी। तो इस चुनौती को भी हमने टैकल किया, एक संतुलित अप्रोच, संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। भारत में लोकतंत्र आज भी बहुत ही स्थिर और बहुत ही सफल है ना। तो प्रश्न जो है वो क्या है? प्रश्न ये कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य से ही, है ना, राज्यों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो आप अपने उत्तर में जरूर लिखें कि ये जो क्रमिक प्रक्रिया है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ औपनिवेशिक काल में, ये सिर्फ औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए हुआ। और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके जो प्रयास हुए वो सबसे चुनौतीपूर्ण प्रयासों में से एक हैं। और भारत ने उन प्रयासों का बड़ा ही सफलतापूर्वक, कह सकते हो कि एक समाधान निकाला, है ना, और राज्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित किया, है ना। तो इस उत्तर को आप इस दृष्टिकोण से भी लिख सकते हैं। इस उत्तर को लिखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है जिसमें हम औपनिवेशिक काल में अलग अलग राज्यों का उल्लेख करें, साथ ही साथ उनके बनने के वर्ष का उल्लेख करें, और स्वतंत्र भारत में भी हम उन राज्यों के बनने का और वर्ष का उल्लेख करें। लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ा ही एक बेहतर दृष्टिकोण नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का उत्तर तो मुख्य परीक्षा हो जाने के बाद और प्रश्न पत्र अगर आपके सामने है तो आप गूगल की हेल्प से या बुक्स की हेल्प से एक ऐसा आंसर तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं,
बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हो या लिख चुके हो वो इस बात को, शायद मेरी बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि उतने सारे फैक्ट्स को कैरी करना और एक साथ लिखना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को दिशा देते हुए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि प्रश्न जो हैं वो बाउंसर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर लिखते वक्त बड़ा ही सतर्क रहना है और कोशिश करना है कि अगर आपने जनरल स्टडीज के पेपर को बड़ा ही सावधानी से, बेहतर ढंग से और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को समझते हुए किया है, तो आप उसी सेगमेंट से जो कुछ आपने पढ़ा है वहीं से रेफरेंस यूज करके आप आंसर्स को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, है ना। और ये एक कला है, लगातार प्रयास से आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप इस आर्ट में अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा आसानी आपको होगी निबंध के प्रश्नों का उत्तर लिखने में, क्योंकि निबंध के प्रश्न जिस तरह से पूछे जा रहे हैं वो प्रश्नों को डिकोड करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो आप उस चैलेंज को शायद ज्यादा बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जब भी आप किसी प्रश्न के उत्तर को लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो भी रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो आपने क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है वहां से ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हम लगातार आपके साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।